हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। हमारे साथ जुड़े हुए राजेंद्र सर, चलिए सबसे पहले वेलकम करते हैं राजेंद्र सर का। राजेंद्र सर, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर आज आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि जो ये तीसरा फेज ना होके सेकंड फेज में जो भी मतलब जहां जहां नहीं हुआ था काउंसलिंग, वहां काउंसलिंग होने जा रहा है। लगभग 1100 समथिंग नियोजन इकाइयां हैं, वहां पे नियोजन होने जा रहा है। इसके लिए सहमति मतलब एक तरह से कहा जाए कि सहमति जैसे ही मिल जाएगा उसके बाद मतलब ये काउंसलिंग प्रक्रिया चालू हो सकता है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। आपको क्या लगता है सर, चुनाव का कोई प्रभाव पड़ेगा या सहमति मिलेगी या नहीं मिलेगी? बहुत अच्छा। जैसा कि इसके पहले भी हम लोग शिक्षा मंत्री जी का बयान सुन चुके हैं। उन्होंने कहा है कि इस जो वर्तमान जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो चल रही है उसमें आचार संहिता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये तो निश्चित है कि चुनाव की आचार संहिता का इस पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जहां तक काउंसलिंग का प्रश्न है तो मैं सबसे पहले बात को क्लियर कर दूं कि ये काउंसलिंग हो किस रही है, यानी कौन सी काउंसलिंग हो रही है। तो इसमें दो तरह की काउंसलिंग की बातें हो रही है। इसमें है कि जो नियोजन इकाई अभी तक अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन नहीं किए थे, जिनका काउंसलिंग अभी तक नहीं हुई है, उस तरह के जो नियोजन इकाई है उनका काउंसलिंग है। और जहां पर किसी न किसी कारणवश रद्द हुई है, उन दोनों को मिला करके 1204 नियोजन इकाई में इसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है सरकार। और इसमें जो उन्होंने कहा है, चूंकि अभी पंचायत का जो मौसम चल रहा है, पंचायत चुनाव का मौसम है, तो उसमें उनका कहना है कि पंचायती राज जो विभाग है उनसे परमिशन लेना होगा और राज्य निर्वाचन आयोग से परमिशन लेना होगा। दोनों से परमिशन मिलने के बाद और इसकी शेड्यूल जारी की जाएगी और उसके बाद अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग की जाएगी। तो हमें लगता है कि पंचायती राज जो विभाग है उसके जो डायरेक्टर माननीय श्री रंजीत सर हैं, और पिछले 2-3 दिन पहले हमारे कोर टीम की सदस्य भी जाकर के उनसे मिली है और रंजीत सर का कहना है कि हम अनुमति मतलब देंगे। और काउंसलिंग वो डिटेल बता रहे थे कि काउंसलिंग का जो शेड्यूल इस महीने के लास्ट तक आ जाएगा, यानी कि 20 तारीख से पहले या 20 तारीख के बाद और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग होगी। तो कहीं न कहीं पंचायती राज जो विभाग है वहां से तो हम लोगों की कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही है, क्योंकि वहां माननीय रंजीत सर हैं जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय हैं। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग है तो राज्य निर्वाचन आयोग को भी हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आचार संहिता का कोई प्रश्न ही नहीं है। वो ये प्रक्रिया पहले से आ रही है, होते आ रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हमें लगता है कि सरकार सजग होकर के और काफी इंटरेस्टेड होकर के और वो चाह रही है कि हम काउंसलिंग हर हालत में अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में या सितंबर के लास्ट में हम करवा लें। तो एक अच्छी पहल है इसको, और हम एक अच्छे पहल के रूप में, एक अच्छे कदम के रूप में इसको हम ले सकते हैं, क्योंकि बहुत से हमारे जो भाई हैं जिनका नहीं हो पाया है वो काफी परेशान हैं और हताश और निराश हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की तरफ से जो कुछ सुबगाहट शुरू हुई है, तो हमें लगता है कि ये बहुत ही अच्छी खबर है और जिनका नहीं हुआ उनके लिए भी विशेष रूप से ये अच्छी खबर होगी। अच्छा, एक प्रश्न और सर अभ्यर्थियों की तरफ से था जो पिछले वीडियोस में हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। जैसे में मुखिया वगैरह का चुनाव है, तो मान लीजिए कि ये लोग थे उस समय जब बहाली प्रक्रिया चल रहा था, तो अब क्या लगता है कि वो तो अभी है नहीं, जो समिति का जो भी गठन वगैरह किया गया था वो तो भंग हो चुका है लगभग, और उन लोगों का चुनाव भी है। तो क्या लगता है सर, इसमें किसको दिया जाएगा, मतलब कौन सारा देखरेख करेंगे, किसके हैंडओवर में रहेगा सारा चीज? इसी मैटर को लेकर के जो प्राथमिक शिक्षा विभाग जो है राज्य निर्वाचन आयोग से सहमति मांग रही है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि पंचायती राज विभाग है या राज्य निर्वाचन आयोग है, अगर दोनों से बिना सहमति लिए हुए अगर सरकार काउंसलिंग कर देती है तो उस पर वो एक्शन ले सकती है राज्य निर्वाचन आयोग, और उस पर वो केस भी कर सकती है उसको रद्द कराने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो सरकार की अच्छी पहल है कि राज्य निर्वाचन आयोग से ही क्यों नहीं लिया जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि
जो मुखिया होता है वो ग्राम पंचायत स्तर का जो नियोजन इकाई उसका अध्यक्ष होता है, और ब्लॉक स्तर का जो होता है वो प्रमुख होता है, और जिला स्तर का जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। तो ये आप सब जान रहे, ये जो है वो पंचायती राज अधिनियम का एक बॉडी है, एक अंग है, और इनके बिना अगर पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत आप शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो करने जा रहे हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। तो उसी चीज के लिए वो राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग से अनुमति लेने की बात कर रही है। अगर वो अनुमति दे देते हैं कि मुखिया के बगैर भी आप कर सकते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बाद में कोई कानूनी रूप से कोई अड़चन आने की संभावना नहीं रहेगी। यही कारण है कि सरकार इसको चाह रही है कि उनसे सहमति ले लें। हो सकता है मुखिया अभी नहीं है, लेकिन वो सरकार के पास बहुत से विकल्प हैं, कोई ना कोई विकल्प बता करके ही उनसे सहमति लेने की बात कर रहे होंगे, क्योंकि शिक्षक वगैरह भी सर चुनाव में रहेंगे। प्रश्न को दोहराया जाए सर। शिक्षक जो हैं वो भी चुनाव के दौरान वर्क कर ही रहे होंगे, इनका भी एक मुख्य भूमिका रहता है जो नियोजन प्रक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमें लगता है कि जिस दिन चुनाव की डेट नहीं होगा उस दिन ही कराएंगे, क्योंकि उस दिन ज्यादा हमको लगता है कि लंबा नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि उसमें 2 दिन 3 दिन काफी है। 2 दिन 3 दिन में अगर कर लेते हैं तो समय का अभाव, समय को ज्यादा लंबा नहीं खींचा जाए, क्योंकि उसमें बहुत तरह की बातें होंगी। तो चुनाव भी है, चुनाव की भी तैयारी है, और आपको पता होगा कि जो शिक्षक होते हैं इसमें प्रमुख रूप से भूमिका अदा करते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार सब चीजों पर ध्यान देते हुए और पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग से इजाजत मांगने, अनुमति मांगने के लिए अपना एक आवेदन लगभग लगता है कि दे चुकी है, और हो सकता है कि 1 से 2 दिन में 48 घंटे के अंदर में अनुमति मिलने की भी संभावना है। तो आगे की प्रक्रिया सरकार करेगी। यानी कहने का एक कंक्लूजन के रूप में निचोड़ देखा जाए तो आपको 48 घंटे के अंदर यानी 1 से 2 दिनों के अंदर आपको निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि काउंसलिंग होगा या नहीं होगा। और काउंसलिंग का अगर डेट भी आता है तो 11 से जो समथिंग नियोजन इकाइयां हैं उनका काउंसलिंग का शेड्यूल आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे सर कुछ चर्चा हम 7वें चरण के बारे में भी कर लेते हैं। एक न्यूज़पेपर का कटिंग सर जो हमने आपको भेजा था उसको देख के बताइए सर वो उसमें क्या कुछ है, क्योंकि दैनिक जागरण के प्रत्येक संस्करण में उन्होंने ये निकाला है, तो क्या कुछ उस न्यूज में शिक्षा मंत्री कहना चाहते हैं ये हमें बताइए 7वें चरण के बारे में। देखिए 7वें चरण के लिए भी काफी प्रेशर है सरकार पर, और शिक्षा विभाग के सभी जो पदाधिकारी हैं इस बात से पूरी तरह से अवगत हैं कि 6 दिसंबर वाले जो भी हैं अभ्यर्थी या जो जनवरी में जो पास किए हैं वो सारे लोग, या इसमें से जो सीटें बच जाएंगी उन सारी सीटों को एकत्रित करके 7वें चरण में मर्ज किया जाएगा, और 7वें चरण में नई सीटें आएंगी, जो नई जो वैकेंसीज हैं उनके लिए जो सीट का आवंटन होगा, सारी रिक्तियों को मांगा जाएगा, और रिक्तियों को मांग करके और ये 6ठे चरण की बची हुई जो सीट होगा दोनों को मिला करके, और उसके लिए सरकार करने की इच्छुक है। ये बहुत तरह की बातें उठ रही हैं कि पता नहीं 7वें चरण होगा कि नहीं होगा, सरकार ठंडे बस्ते में डाल देगी। तो हमें लगता है कि सरकार की इच्छा है और सरकार की इच्छा शक्ति भी है कि हम 7वें चरण में भी करें। और उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शिक्षा मंत्री ने कहा है, हमें लगता है कि उनका स्वागत करना चाहिए इस बात को, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा है कि जो 6ठे चरण में जो आवेदन दे चुके हैं और जिनका मेगा अंक भी ठीक है, और जो इसमें नहीं हो पाए, उनका चयन नहीं हो पाया, तो उनको 7वें चरण में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये जो हमारे अभी 6ठे चरण में जो भी अभ्यर्थी है जो निराश है, हताश है कि पता नहीं ये 1204 नियोजन इकाई में जो ये काउंसलिंग 3rd फेज की होने वाली है इसमें मेरा होगा कि नहीं होगा, तो उनके लिए भी एक आशा की किरण जगी है कि उसमें शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि उन जो पहले आवेदन कर चुके हैं और जो 6ठे चरण में जिनका चयन नहीं हो पाया उनको 7वें चरण में उनको कुछ प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छी चीज है, और हमें लगता है कि ये होना भी चाहिए, क्योंकि आवेदन कर के बेचारे 2 साल से 2019 से ही वो सड़क पर घूम रहे हैं, और किसी न किसी कारण से निम्न मेगा अंक हो या किसी न किसी कारण से उनका नहीं हो पाया है, तो उनको कुछ प्रेफरेंस मिलना भी चाहिए। तो ये चीज जो शिक्षा मंत्री ने कहा ये स्वागत जो कदम है, और हमें लगता है कि शिक्षा मंत्री जी का जो सोच है पॉजिटिव है, और सरकार चाह रही है कि 7वें चरण को भी करे, और ये
स्वागत जो कदम है। सर यहाँ पे मुझे एक प्रश्न डाउट हुआ है, अगर इस तरह का अगर बयान आ रहा, अगर ये सही में बयान है, तो मुझे लग रहा है कि ये तीसरा फेज नहीं करेंगे, डायरेक्ट 7वें चरण में चले जाएंगे। हमें लगता है कि जो सरकार और इन लोगों को प्राथमिकता दे देंगे। जो प्रधान सचिव महोदय ने जो पिछले स्टेटमेंट जो दिया है उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि 1204 नियोजन इकाई जो द्वितीय चरण के बचा हुआ, द्वितीय चरण में जो चीजें नहीं हो पाई थी काउंसलिंग या उसमें जो रद्द हुई है, उन चीजों को हम करने जा रहे हैं। तीसरे चरण की बात उन्होंने नहीं कही है। यही कारण है कि पेपर में भी लिखा हुआ अतिरिक्त काउंसलिंग लिखे हैं, उसमें शब्द अतिरिक्त काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब है कि द्वितीय चरण में जहां पर काउंसलिंग नहीं हो पाई थी और जहां पर काउंसलिंग हुई थी और रद्द हुआ है, वो दोनों को मिला करके इसमें 1204 नियोजन इकाई में लगभग 11,500-12 हजार सीट पर होने जा रहा है। हमें लगता है कि तीसरे चरण का जो काउंसलिंग का डेट हमें लगता है कि सरकार करना नहीं चाह रही है, इसलिए वो कर रही है कि हम इसको मर्ज करेंगे 7वें चरण में। अगर मान लीजिए कि तीसरे चरण करना चाहती है तो फिर से जो सीटें बच जाएंगी 47,000 में, जो ये 10-12 हजार जो सीटें कितना इसमें होता है उसको घटा करके जो सीटें बच जाएंगी, तो उन सीटों पर समीक्षा करेगी कि कितने कैटेगरीज वाइज में कितने सीट हैं, कितने विषय वाइज कितने सीट बच गए हैं, और जिस कैटेगरी जिस विषय का जो कैंडिडेट मिलेंगे उसके हिसाब से तीसरे चरण का भी किया जा सकता है। लेकिन उस पर अभी सरकार का स्पष्ट निर्देश नहीं आया है। ये 1204 नियोजन इकाई है, तो 1204 नियोजन इकाई का मतलब हुआ कि पहले से जो नहीं हो पाई है और जो हुई है उसमें जो रद्द हुआ है उसी का ये होने वाला है। तो हमको लगता है कि इसको तीसरा चरण हम नहीं कर सकते हैं। ये तीसरा चरण नहीं है सर, ये सेकंड फेज का जो अतिरिक्त है वो उसका ही है। बिल्कुल बिल्कुल, और संजय सर ने भी स्पष्ट किया है। तो हमें लगता है कि तीसरे चरण अगर सरकार चाहती है कि तीसरे चरण 47,000 में से घटा करके और तीसरे चरण का भी करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश नहीं आया है। द्वितीय चरण का बचा खुचा जो चीजें हैं या रद्द हुई है उसको करने के चक्कर में ये सरकार है। नहीं, ये प्राथमिकता वाला जो शब्द आया है ना, इस पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि अगर प्राथमिकता उसी समय दिया जा सकता है जब आप कुछ कंप्लीट नहीं करेंगे। हाँ, हमें लगता है कि अगर मान लेते हैं कि तीसरे चरण के भी सरकार करती है फिर भी सीट वैकेंट रहेंगे, ये तो निश्चित है। लगता है कि अगर तीसरे चरण के बाद जो सीट वैकेंट रह जाएगा, उन सारी आवेदन जो किए हैं, जो हमारा जो छठे चरण में जितने भी जो अभ्यर्थी आवेदन किया है, उन लोगों को 7वें चरण में प्रेफरेंस देने की बात शिक्षा मंत्री ने एक लाइन में कही है। और आज का भी पेपर का जो कटिंग है उसमें पढ़ी, उसमें ध्यान से उसमें बात चर्चा उन्होंने की है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो आवेदन छठे चरण में किया उनको 7वें चरण में कुछ ना कुछ प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब क्या दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, ये सरकार स्पष्ट करेगी जब 7वें चरण का नोटिफिकेशन आएगा, उसमें पता चलेगा। ठीक है सर, यहाँ पे थोड़ा सा कंक्लूजन आपको फिर से बता दे, शायद कुछ यहाँ प्रश्न जो था वो डाउटफुल आपके मन में हो रहा है। देखिए, ये जो काउंसलिंग की जो चर्चा हो रही है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो चर्चा रही है वो होगा, ये निश्चित रहिएगा। ये आगे की हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या होगा, यानी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका जैसे ही सहमति मिल जाएगा वो उस समय होगा। लगभग 1204 नियोजन इकाइयां हैं, 11,000 समथिंग कुछ सीट है, तो उस पे निश्चित रूप से होगा काउंसलिंग आपको, अगर सहमति मिल जाता है तो। इसके आगे भी काउंसलिंग तीसरा चरण का होगा, यानी एक और चरण होगा या नहीं होगा, इस पे चर्चा चल रहा है कि वो होगा या 7वें चरण का होगा, इस पे चर्चा चल रहा था, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे सर एक और डाउट है मेरा कि अगर 7वां चरण ये करते हैं तो जाहिर सी बात है वहां पे ऑनलाइन का चर्चा हमेशा चला है कि ऑनलाइन ही होगा। जब ऑनलाइन होगा तो प्राथमिकता कैसे दिया जा सकेगा? देखिए सर, उसमें प्राथमिकता की बात नहीं कही गई है, उसमें प्रीफरेंस की बात हो रही है। उसमें हो रही है कि मतलब जो 7वें चरण में जो छठे चरण में जो अभ्यर्थी आवेदन किए हैं जिनका किसी कारणवश नहीं हो पाया, उनको प्रीफरेंस दिया जाएगा। प्रीफरेंस शब्द में उनको सहूलियत दी जाएगी। अब किस रूप में दी जाएगी ये तो अभी सरकार ने स्पष्ट। देखिए, ऑनलाइन में तो फिर दिक्कत होगा, नया आवेदन होगा, सारा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि 7वें चरण में बहुत चीज बदल जाएगा, बहुत चीज पर। सबसे पहली बात है कि 7वें चरण की जो बहाली होगी वो 2020 की जो नियमावली है उसके आधार पर होगी, ठीक है। और दूसरी चीज है कि इसमें डोमिसाइल लागू होगा। डोमिसाइल लागू होने का मतलब है
कि बिहार से बाहर के जो लोग होंगे उनको वो बाहर हो अप्लाई करने का जाएंगे। मौका नहीं दिया जाएगा। हम्म दूसरी बात होगी कि जो 7वें चरण के जो डोमिसाइल लागू हो जाएगा ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन का मतलब ये हुआ कि एक अभ्यर्थी को मात्र एक ही आवेदन देना होगा और इसकी जो काउंसलिंग होगी या जो भी होगा ये सेंट्रलाइज होगा। सेंट्रलाइज तरीके से होगा। सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि डीओ कार्यालय जिला स्तर पर ही उसका मेगा सूची बनाया जाएगा और वहीं से प्रकाशन कर दिया जाएगा ब्लॉक में, पंचायत में, और वहीं से उसका सारा नियंत्रण किया जाएगा। मैंने एक तरह से कहा जाए सर, कोई सीट खाली ही नहीं रहेगा, जहां मर्जी वहां भेज दिया जाएगा। सेंट्रलाइज कर दिया जाए, ये तो मांग हम लोग 2019 से कर रहे थे। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि ऑनलाइन कर लीजिए, सेंट्रलाइज कीजिए, लेकिन पंचायती राज अधिनियम की हवाला देकर माननीय शिक्षा मंत्री के आप सचिव ने अमित कुमार जी ने कहा कि नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं ये बात से सबक सरकार सीखी है। ऑनलाइन होगा, डोमिसाइल नीति का पालन होगा, फिर एक अभ्यर्थी को एक ही जगह ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और उसकी मेगा सूची जो बनाई जाएगी वो सेंट्रलाइज होगा। तो इससे क्या होगा कि पारदर्शिता बनी रहेगी, धांधली कम होगा और जो वहां से अगर मान ली कि 7वें चरण में सेंट्रलाइज मेगा सूची का प्रकाशन किया जाएगा तो ब्लॉक को और पंचायत को कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। उनको बना बनाया हुआ भोजन मिलेगा, उनको किसी तरह का इसमें छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं होगी। उनको केवल संचालन करना होगा ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, कैसे हम उसको काउंसलिंग करें, कैसे काउंसलिंग जो मेगा सूची तो सेंट्रलाइज होगा, उसमें आपको मेगा सूची बनाने में न ब्लॉक का भूमिका होगा और न ही कोई पंचायत का। आपको केवल संचालन करना है कि हम कैसे उसको नियोजन प्रक्रिया का संचालन करें। तो एक बहुत बढ़िया चीज है और एक सेंट्रलाइज होगा तो इसमें जाहिर है कि धांधली कम होगा, क्योंकि प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर सबसे ज्यादा धांधली होता है। तो इस तरह की जो चीजें हो रही है, ये पिछली जो गलतियां हम लोगों के द्वारा या सरकार के द्वारा जो हुई है, उन सारी गलतियों का निराकरण 7वें चरण में हो गया। मैं तो उसका स्वागत करता हूँ, ये होना चाहिए था। और इस तरह का हम लोग ब्लॉक, पंचायतें 40,000 50,000 एक अभ्यर्थी को इस बार 6ठे चरण में खर्च हुआ, ये नहीं होगा। एक ही आवेदन देना है और वहीं से आपको सेंट्रलाइज जिला वाई में आपको मेगा सूची बनेगा। अब आपको उसी के ऊपर से लेकर नीचे तक आपको बस सिलेक्शन कर लिया जाएगा। जितना ठीक रहेगा ऊपर से मेगा सूची के आधार पर सिलेक्शन करके और आपको मेगा सूची दे दिया जाएगा ब्लॉक को, पंचायत को, और वहां पर जाकर आप काउंसलिंग कराइए और काउंसलिंग करा करके आपकी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, ये स्वागत जो कदम है। ठीक है सर, अब यहाँ पे एक लास्ट प्रश्न लेंगे कि जो अभी बहाली प्रक्रिया चल रहा है, केस से बहुत अभ्यर्थी डरे हुए हैं, क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है केस का? क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हम शुरू से ही कह रहे हैं, आज हम नया बात नहीं कर रहे हैं, शुरू से ही हम बोल रहे हैं कि किसी भी समस्या का समाधान सर केस नहीं होता है। केस करने का मतलब केस जो है वो उलझाने का मैटर हुआ। आप कोई भी केस का डिसीजन देखिए, अंत में क्या हुआ, जो सच्चाई है, जो जिन्वन है, जो सही है, उसी का पक्ष लेती है कोर्ट। गलत चीजों को कभी कोर्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन केवल समय किल करने के लिए, समय बर्बाद करने के लिए, सर्दी खांसी बुखार हुआ चलो केस कर दो। बिहार में बस यही होता है, बिहार में बहार है, कोर्ट में केस का बहार है। बस बिहार में यही होता है कि बस सर्दी खांसी बुखार हुआ, अब बस चलो केस, पैसा इकट्ठा करो और सबसे पहले जाके कोर्ट में केस करो और मामला को फंसा दो। अपने विचार से हम अपना काम करवाना चाहेंगे और यही कारण है कि आज हम लोग इतने दिनों से झुलस रहे हैं। तो ये केस जो बातें आ रही हैं, अगर अभ्यर्थी समझदार हैं और अभ्यर्थी चाहते हैं कि हमारा नियोजन हो तो वो केस नहीं करेंगे। आज तक राजेंद्र प्रसाद सिंह किसी भी केस करने में कोई भी सहयोग नहीं किया, 1 रुपया चंदा हम नहीं दिए हैं कोई केस करने के नाम पर। हाँ, केस को बचाने के नाम पर, बहाली को बचाने के नाम पर, और बहाली को कैसे बचाया जाए, उन चीजों के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, पैसा मांगते हैं या उसके लिए हम लोग सहयोग राशि मांगते हैं ताकि हम केस को, बहाली को बचा लें। केस आज तक हम लोग की तरफ से नहीं हुआ, एक भी केस अगर हम लोग की तरफ से हुआ है तो बता दीजिए सर। यहाँ पे प्रश्न था कि सर क्या प्रभाव पड़ सकता है? प्रभाव देखिए, केस का प्रभाव अभी समय केवल बर्बाद होता है। केस का प्रभाव का बस एक ही लाइन में जान लीजिए, केस होगा, समय बर्बाद होगा। और आप इतिहास गवाह है, आप डीएलएड का देखिए, एनआईवीएस का केस देखिए, डिस्ट्रिक्ट विकलांग का केस देखिए, सीटेट दिसंबर का केस देखिए, ये सारा केस जो हुआ, एनसीटी गजट का केस देखिए, सीटेट एक्ट का केस देख लीजिए,
या डाइट पीटीसी का केस देख लीजिए, उसमें क्या मिला, क्या हासिल हुआ, केवल समय बर्बाद हुआ है। और समय बर्बाद के अलावा उसमें कुछ नहीं होता है। जो सही चीज है वो कोर्ट जान रही है और कोर्ट उसी के पक्ष में डिसीजन देती है। तो हम केस क्यों करने जाएं? केस करेंगे तो समय बर्बाद होगा। आप चाहते हैं कि जल्द बहाली हो, जल्द हमारे नियुक्ति पत्र मिले, तो जल्द 7वें चरण की बहाली हो। इसका मतलब सर एक ही निकल के आता है कि कोई भी केस हो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस बहाली प्रक्रिया पर, केवल समय बर्बाद होगा सर। केवल समय बर्बाद का प्रभाव होता है और कोई प्रभाव नहीं होता है। क्योंकि ये प्रश्न किसी अभ्यर्थी का था इसलिए हमने रखा था। और भी कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लिया जा सकता है। और राजेंद्र सर कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। देखिए, हम बस सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि कोई भी काम को एक बहुत ही अच्छी कविता कही गई है, उसमें कहा गया है कि कारज धीरे हो तो है काहे हो तधीर, समय पाए तरवर फले के तो सींचो नीर। यानी समय जो है, समय पर ही सब काम होता है। आप अगर चाहते हैं कि समय पर हो तो अनलीगल चीजों से हम लोग बचें। अनलीगल चीज का मतलब हुआ कि केस करें, ये करें, वो करें, नहीं। सरकार बहुत ही अच्छी पॉजिटिव मूड में है। सरकार भी चाह रही है कि हम बहाली करें और छठे चरण की बहाली जैसे ही समाप्त होगी, 7वें चरण के भी नोटिफिकेशन आएगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही स्वागत जो कदम है और हम चाह रहे हैं कि सभी लोग मिल करके काम करें। अनलीगल चीजों पर आप लोग ध्यान नहीं दें, अनलीगल अफवाह पर ध्यान नहीं दें, अनलीगल केस करके बच्चों से पैसा उगाही जो करते हैं। हम हमारे लिए मान लीजिए कि हमारे ही कोई भाई बंधु पैसा देते हैं, उनका गलत चीजों में खर्च हो रहा है, मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है। अब इतने केस, 4 गो 5 गो केस हम लोग सर लड़ रहे हैं, हम लोग भी चंदा करते हैं, हमको काफी तकलीफ होती है पैसा मांगने में, लेकिन हम करें तो क्या करें। अभी इतने केस हो गया कि केस को, बहाली को बचाने के लिए हम लोग चंदा कर रहे हैं, और एक आदमी है कि बहाली को बिगाड़ने के लिए चंदा कर रहा है। दोनों में तो अंतर है। तो हम कृपया कर थोड़ा धैर्य से काम ले, सरकार करेगी, समय पर करेगी और निश्चित करेगी। और हम बहुत ही खुश हैं, आज का जो शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट आया है कि 7वें चरण की बहाली हम करेंगे, ये बहुत ही स्वागत जो कदम है और मैं शिक्षा मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। इसलिए कृपया कर हम लोग शांति से धैर्य पूर्वक काम करें, सबकी बहाली होगी। हमें लगता है कि साल और 6 महीने के अंदर में सभी लोगों का जो डिमांड है, जो बहाली है, सबका हो जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखें और अनलीगल चीजों में अनावश्यक रूप से आप लोगों के फेरा में मत पड़िए। ये लोग केवल भटकाने के फेर में है, उनका तो खुद ही मेधा सूची कम अंक है, वो चाहते हैं कि मेरा होगा नहीं तो हम दूसरे को क्यों होने दें। इन चीजों से आप बचें और आप लोग थोड़ा सा सरकार पर भी विश्वास करें और जो लोग काम कर रहे हैं उनको सहयोग करें। हम लोग काम पॉजिटिव वे में करना चाहते हैं, सबके लिए करना चाहते हैं, बस यही हम कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सर कि आपने हिंदी क्लब को इतना समय दिया। थैंक यू सर। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।